गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो आज शुरू करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड के बारे में आप सभी जानते हो कि सॉलिड, जैसे सॉलिड के माइंड में आते ही हमारे माइंड में आता है कि लोहे की कोई वस्तु हो सकती है, तो मेटल हो सकता है। तो हम सॉलिड को स्टार्ट करते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, मतलब इसका मास एंड वॉल्यूम शेप रहता है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे 1 किलो अगर आप चीनी लोगे तो 1 किलो ही रहेगी वो, आप उसे 2 किलो नहीं बना सकते। उसी तरह से दिस इज़ ड्यू टू द फिक्स पोजिशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स की जो पोजिशन होती है वो फिक्स होती है। शॉर्ट डिस्टेंस, इनके पार्टिकल्स के बिटवीन शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब आप इसे प्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर आप जैसे रबर है उसको प्रेस कर सकते हो, लेकिन आप जैसे लोहे की मेटल को हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। तो नॉर्मली सॉलिड के लिए हम कहते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है और काफ़ी दृढ़ रिजिड भी होता है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे केमिकली रूप से पढ़ते हैं वो है क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, मतलब ये हमारे वास्तविक सॉलिड है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये जो पेपर देख रहे हो आप, ये भी सॉलिड ही है, लिक्विड तो है नहीं। लेकिन जो प्योर सॉलिड हम कहेंगे वो कहेंगे मेटल को, जैसे आयरन है, गोल्ड है। अगर आपसे कहे रबर भी सॉलिड तो है ही, लिक्विड तो है नहीं, ना गैस है, लेकिन रबर को हम ट्रू सॉलिड में नहीं रखेंगे, मतलब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम इसे नहीं रखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक सिंपल सी बात आती है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, मतलब इनके जो पैटर्न होते हैं वो रेगुलर होते हैं। अब कैसे रेगुलर होते हैं वो आप आगे देखोगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर आपको एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। इसका मीन्स है कि ये 100 डिग्री पर मेल्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि 99 पर ये मेल्ट हो जाएंगे, ये फिक्स है, बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। 110 डिग्री तो 100 डिग्री है इनका। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी, स्ट्रक्चर सेम होती है। अगर आप इसको शार्प एज वाले टूल से आप इसे काटते हो, स्प्लिट करते हो, तो जो न्यू सरफेस जनरेट हुई है ना वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होगी। देखो आप इसको यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने इसको कट किया, कट करने पर जो सरफेस, कटने वाली जो सरफेस है वो सरफेस कैसी होगी, प्लेन और स्मूथ होगी। ओके, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे बोर्ड क्लास में जैसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कि हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, एक तो आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि एनिसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। अब एनिसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो। आप इन नोट्स को नोट डाउन भी कर लेना, जिससे आप पढ़ो तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे मैं एनिसोट्रोपिक बताता हूँ। एनिसोट्रोपिक के लिए जैसे सपोज करो एक लार्ज स्पेयर है, एक स्मॉल स्पेयर, एक लार्ज स्पेयर, एक स्मॉल स्पेयर, एक लार्ज स्पेयर, स्मॉल, इसी तरह से स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया, और अगर आप इसे यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, तो इस रेंज में आपको लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल और लार्ज, और इस रेंज में आप देखते हो तो सभी क्या है, लार्ज लार्ज लार्ज। ऑल पार्टिकल्स इज लार्ज एंड ऑल पार्टिकल्स इज स्मॉल। ऑल पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड ऑल पार्टिकल्स आर लार्ज। और यहाँ पर देखो स्मॉल लार्ज, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस है, और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हमने देखा था ना एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, ये एनिसोट्रोपिक जो नेचर दिख रहा है वो इसी कारण से है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सो डिफरेंट वैल्यू, ठीक है।
तो अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल, मतलब इनकी जो डिफरेंट डायरेक्शन में है वो डिफरेंट वैल्यू आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए हम इसकी क्या है एनिसोट्रोपिक बोलेंगे। तो एनिसोट्रोपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा रखना है, एनिसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एनिसोट्रोपिक क्या है, एनिसोट्रोपिक में डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो यहीं पर आप उसको पढ़ सकते हो। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब एक और बात, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, मतलब एक फिक्स हीट पर ही वो फ्यूज़ होगी, गलेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखो आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब लॉन्ग रेंज जैसे आपने अभी ये डायग्राम बनाया था हमने, यहाँ पर आप बताओ ये वाली जो रेंज है, देखो ये सर्कल कर दिया मैंने, ये जो रेंज है, क्या ये रेंज यहाँ पे भी दिख रही है आपको? क्या ये रेंज यहाँ पर भी दिख रही है? क्या ये रेंज यहाँ पर भी दिख रही है? क्या ये रेंज यहाँ पर भी दिख रही है? तो क्या हम यहाँ से शुरू होके क्या ये रेंज एंड तक जा रही है? क्या बिल्कुल जा रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज वाला। तो इम्पोर्टेंट बात है वो दो क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप एनिसोट्रोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसका होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप इसको बोलते हो नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की अगर आप बात करते हो तो आप जनरल हम पूजा में काम में लेते हैं कपूर। कपूर को आप नेफ्थलीन बोल दो, नेफ्थलीन की गोलियां बोल देते हैं हम, जैसे कपड़े रखते हैं तो नेफ्थलीन गोलियों में काम आते हैं। जैसे कि पुराने कपड़े हमने या सर्दियों के कपड़े हमने रखे तो उसमें नेफ्थलीन गोलियां रख देते हैं, उसी तरह से कपूर का फॉर्मूला है नेफ्थलीन। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद बेंजोइक एसिड है, जिसको ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, क्वार्ट्ज होता है सिलिका, जो हमारे कांच बनते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास वाले। और NaCl हमारा जो नॉर्मल साल्ट है। तो पहली बात हमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पड़ी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोट डाउन करनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो एनिसोट्रोपिक और एक है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब बात आती है अमोर्फस सॉलिड की। अमोर्फस सॉलिड भी दिखने में तो सॉलिड ही होते हैं, लेकिन जैसे अब रबर है, रबर सॉलिड तो है लेकिन उन सब में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी जो हमने क्रिस्टलाइन में पढ़े हैं। अमोर्फस सॉलिड थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं एन अमोर्फस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप, मतलब इनमें रेगुलर शेप नहीं होती। पहली बात, पार्टिकल्स बिटवीन द अरेंजमेंट इन डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर इनका बिल्कुल नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे उसमें तो एक ऑर्डर था कि अगर आपको देखें तो पहले लार्ज, फिर स्मॉल, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, एक ऑर्डर है। इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि अमोर्फस सॉलिड में जैसे मैंने एक बार लार्ज स्मॉल बनाया, फिर स्मॉल बना दिया, फिर स्मॉल बना दिया, फिर लार्ज बना दिया, फिर स्मॉल, फिर लार्ज, अपने हिसाब से रैंडमली हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से, कोई फिक्स नहीं है कुछ भी। अगर अब आप देखोगे कि इसको आप यहाँ से कट करो और अगर आप यहाँ से कट करोगे तो कुछ भी पैटर्न नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि लार्ज के स्मॉल के बाद लार्ज ही आ रहा है, लार्ज के बाद स्मॉल ही आ रहा है, कुछ नहीं है ऐसा पैटर्न। तो यहाँ पर डिसऑर्डर है, यहाँ पर भी क्या है? डिसऑर्डर है। तो दोनों तरफ हमारे पास क्या है? डिसऑर्डर है। तो जैसे आप इसमें समझोगे, देखो दोनों तरफ डिसऑर्डर होने से है ना, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो इस तरफ देखो, यहाँ पे ध्यान देना, काफ़ी डिसऑर्डर है और यहाँ पे भी डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी इसके सेम हो गई ना, देखो दोनों डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डरिटी यहाँ पे सेम हो गई। तो इसका मतलब है इसकी हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। उसमें क्या था? डिफरेंट थी। देखो लार्ज स्मॉल, सारे लार्ज सारे स्मॉल, वो डिफरेंट थी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए इसको मैंने क्या बोला था? एनिसोट्रोपिक। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रोपिक, वापस रिपीट कर रहा हूँ, आइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन में देखो डिसऑर्डरिटी है दोनों तरफ, इसका मीन्स है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी से हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वापस डिस्कस करते हैं। देखो
वापस आते हैं इस पर। अमोर्फस सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे रबर है ये सब है। और ये क्या होते हैं, इनको आप माउल्डेड कर सकते हो और वेरियस शेप में बदल सकते हो। जैसे रबर है या प्लास्टिक है, कुर्सी बनी हुई है, उससे हमने चेंज करके उसे डिफरेंट शेप में बदल दिया। और देखो इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों, जैसे हम ये पढ़े थे अमोर्फस में, ये वाली रेंज आगे है क्या आपको दिख रहा है, चलो ये भी है, चलो यहाँ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट हो गई ना, बस आगे जा ही नहीं रही, इसलिए शॉर्ट रेंज है। उसमें क्या था, लॉन्ग रेंज थी, तो ये वाली रेंज हर जगह थी इसलिए। तो यहाँ पर हमें 3-4 बातें पता है कि ये शॉर्ट रेंज है। नेक्स्ट बात हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे आते हैं बात। देखो, कट विथ ए शार्प एज टूल्स, मतलब अगर हम इसको कट करते हैं शार्प एज टूल से, तो जो कटी वाली सरफेस है ना, कटने के बाद जो सरफेस ऑब्टेन होएगी, प्राप्त होएगी, वो सरफेस क्या होगी, रफ होगी। 2 पीसेज विथ इरेगुलर सरफेस। और उसमें क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप इन सरफेस को देखते हो ना, तो वो कैसी थी, वो बिल्कुल शार्प थी, प्लेन थी। ठीक है। तीसरी बात, अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका रीज़न मैंने बताया था। देखो कोई पैटर्न नहीं है, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई पैटर्न नहीं है। देखो इरेगुलर पैटर्न है, तो इधर भी इरेगुलरिटी, इधर भी इरेगुलरिटी, मतलब इस डायरेक्शन में भी इरेगुलर, इस डायरेक्शन में इरेगुलर, मतलब सभी इरेगुलरिटी यहाँ पे सिमिलर हो गई ना। तो सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए हम इसको एनिसोट्रोपिक ना करके आइसोट्रोपिक कहेंगे, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एनिसोट्रोपिक कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो वही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम डायरेक्शन में। अमोर्फस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो, इनकी जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इनमें, मतलब ये बहने की टेंडेंसी होती है, लेकिन हमें दिखता तो नहीं है, जो कांच है कोई या प्लास्टिक है वो बहता हुआ दिखता तो नहीं है, तो कैसे करेंगे, थ्रू वेरी स्लोली, बहुत स्लोली। देयर दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1-2 बार प्रश्न भी आया इसका बोर्ड में। सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड हम बोलते हैं, वो है अमोर्फस सॉलिड। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पुरानी बिल्डिंग देखते हो, पुरानी बिल्डिंग में जो कांच है, ग्लास है, वो नीचे से बॉटम से काफ़ी चौड़े और ऊपर से काफ़ी थिकनेस कम होती है इनकी, नीचे से थिकनेस काफ़ी हाई होगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्योंकि ग्लास नॉर्मली काफ़ी कुछ सालों से या काफ़ी सालों से लगा हुआ है विंडो में, तो यहाँ पर जो ग्लास है वो धीरे धीरे मूव करेगा, काफ़ी स्लोली, हमें मेजरमेंट नहीं होगा इसका, बहुत स्लो, जिससे क्या होगा, नीचे से इसकी थिकनेस मोटी हो जाएगी, ये ब्रॉड हो जाएगी और यहाँ से ये थिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे वो बात है। देखो, ग्लास पेन फिक्स टू विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स है, आर, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, फाउंड इन द स्लाइटली थिकर एंड बॉटम देन एट द टॉप बिकॉज द ग्लास फ्लो डाउन वेरी स्लोली। तो मतलब वही जो बात अभी मैंने बताई। फिर आगे देखते हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, मतलब ये फिक्स टेम्परेचर पे फ्यूज़ नहीं होती। क्रिस्टलाइन में क्या था, 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे फ्यूज़ होएगी, मेल्ट होएगी। इसमें फिक्स नहीं है, इसमें यह है कि जैसे रबर है, आप 100 डिग्री पे मेल्ट होगा रबर, लेकिन आप अगर उसे गर्म करोगे तो 70 डिग्री पे वो सॉफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपको पता है, टेप आती है, नल इनमें लगाते हैं पाइप लीकेज में। सेलफोन पीवीसी के पाइप आते हैं। फाइबर ग्लास, फाइबर के ग्लास होते हैं वो, जैसे आजकल चश्मे में भी आते हैं, जो आईसाइट चश्मे होते हैं उनमें। क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास भी इसके होते हैं। रबर होता है, प्लास्टिक होता है, पॉलीयूरेथीन होता है, जिसके बारे में हम पॉलीमर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें सबसे पहला बात है मोलिकुलर सॉलिड। सबसे पहले बात आती है कि मोलिक्यूल क्या होते हैं। मोलिक्यूल आप सभी को पता है, एटम जो भी है वो मोलिक्यूल बनाते हैं, तो वो मोलिक्यूल है। तो मोलिकुलर सॉलिड का मतलब है मोलिक्यूल से जो बनते हैं वो मोलिकुलर सॉलिड है, जिसमें हम मेन जो बात है वो है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझना। तो वो नॉन पोलर होता है, जैसे मान लो आप सभी को पता है, जैसे ये है, दोनों तरफ सेम है डायरेक्शन, तो सेम है, इसका मतलब ये इसको इधर मूव करेगा और ये इसको इधर मूव करेगा। इसका मीन्स है कि यहाँ पर ये नॉन पोलर है, क्योंकि देखो दोनों तरफ सेम हो गई डायरेक्शन। CO2 है, दोनों तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि इस जितना डायरेक्शन इधर है, जितनी डायरेक्शन इधर है, वही नॉन पोलर हो गया। मतलब नॉन पोलर से हम मीन्स निकाले जो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे, अपनी पोजीशन पे बना रहे,
वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये है नॉन पोलर। ओके, एक होता है पोलर, जैसे मान लो HCl है, Cl ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो ये अपने मूवमेंट इधर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपल देंगे ये क्या मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, इसलिए ये हम बोलेंगे पोलर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर